Today, we will study the paradigm shift, India's landmark ban on dolphin captivity. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसे हम MOFCC कहते हैं, उन्होंने हाल ही में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है। भारत में डॉल्फिन्स को कैप्टिविटी यानी कैद में रखने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। अब यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिर्फ एक नॉर्मल पॉलिसी अपडेट नहीं है, ये जूरिस्प्रूडेंस और एनवायरमेंटल एथिक्स के अंदर एक मैसिव पैराडाइम शिफ्ट है। सदियों से चला आ रहा जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क था, वो अब एनिमल राइट्स से आगे बढ़कर सीधा नॉन ह्यूमन पर्सनहुड तक पहुंच चुका है। तो आज इस लेक्चर में हम इस लैंडमार्क बैन के पीछे के इकोलॉजिकल, साइंटिफिक और लीगल डायमेंशंस को पूरी गहराई से एनालाइज करेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस फिलॉसफी फर्स्ट। कानूनी भाषा में या ज्यूरिस्प्रूडेंस में जानवरों को ट्रेडिशनली चैटल या प्रॉपर्टी माना जाता रहा है, मतलब एनिमल्स एज चैटल, इंसानों के यूज और एंटरटेनमेंट के लिए एक वस्तु। लेकिन ये जो नया पॉलिसी शिफ्ट आया है ना, ये इस फाउंडेशन को पूरी तरह उलट देता है। अब हम नॉन ह्यूमन पर्सनहुड के कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि डॉल्फिन्स अब कोई वस्तु या प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि हाईली इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं। उनके अपने इनहेरेंट राइट्स हैं, जैसे राइट टू लाइफ और राइट टू बॉडीली लिबर्टी। इंडियन लीगल सिस्टम में यह शिफ्ट इसलिए इतना क्रूशल है क्योंकि पहली बार किसी मरीन स्पीशीज को लीगली और मॉरली एक पर्सन के इक्विवेलेंट फंडामेंटल राइट्स देने की बात हो रही है। इसे हम एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा जैसे लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का एक डायरेक्ट प्रोग्रेसिव एक्सटेंशन मान सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली किन एनिमल्स की बात हो रही है। बायोलॉजी और इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो हम यहां सिटेशंस ऑर्डर की बात कर रहे हैं। सिटेशंस एक मरीन मैमल्स यानी समुद्री स्तनधारियों का ग्रुप है, जिसमें वेल्स, डॉल्फिन्स और पोर्पोइसेस आते हैं। साइंटिफिकली ये इतने स्पेशल क्यों हैं? क्योंकि इनके ब्रेन में एक हाईली डेवलप्ड नियोकॉर्टेक्स होता है। ये नियोकॉर्टेक्स हायर ऑर्डर फंक्शंस जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ अवेयरनेस और कॉम्प्लेक्स इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा सिटेशंस इको लोकेशन का यूज करते हैं, जो लिटरली उनका अपना बायोलॉजिकल सोनार है। इनकी सोशल स्ट्रक्चर्स इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि ये इंडिविजुअल सिग्नेचर विसल्स का यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान एक दूसरे का नाम रखते हैं। और यही अनडिनाइबल साइंटिफिक एविडेंस उनके एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा आधार बना है। भारत में डॉल्फिन्स को कमर्शियल एंटरटेनमेंट के लिए यूज करने का एक छोटा लेकिन बेहद ट्रैजिक केस स्टडी एग्जिस्ट करता है। बात 1990s के एंड की है, जब चेन्नई में डॉल्फिन सिटी के नाम से एक मरीन थीम्ड अम्यूजमेंट पार्क शुरू किया गया। वहां बुल्गारिया से 4 डॉल्फिन्स इंपोर्ट करके लाई गईं। लेकिन यहाँ का सिवियर इकोलॉजिकल शॉक, एक्सट्रीम क्लाइमेट डिफरेंस और कैप्टिविटी का जो स्ट्रेस था, उसकी वजह से महज 6 महीने के भीतर उन चारों डॉल्फिन्स की दर्दनाक मौत हो गई। इट वॉज एन एब्सोल्यूट इकोलॉजिकल डिजास्टर। फिर भी हाल के वर्षों में टूरिज्म रेवेन्यू के लालच में आकर महाराष्ट्र, कोची और नोएडा में स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट बॉडीज ने नए डॉल्फिनेरियम्स बनाने के कमर्शियल प्रपोजल्स पेश किए। इसके खिलाफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस यानी FIAPO एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप बनकर उभरा। उन्होंने नेशन वाइड एडवोकेसी कैंपेन्स चलाए, प्रोटेस्ट्स किए और उनके साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स के दबाव में आकर ही MOI FCC को ऑफिशियली ये एब्सोल्यूट बैन लगाना पड़ा। अगर हम इनकी साइंटिफिक मैकेनिज्म्स को स्टडी करें तो कैप्टिविटी सिटेशंस के लिए एक डीपली फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। जरा सोचिए, विशाल महासागरों में हर दिन सैकड़ों किलोमीटर तैरने वाले इन फ्री रेंजिंग एनिमल्स को जब कंक्रीट और ग्लास टैंक्स में कैद किया जाता है तो उनका पूरा अकूस्टिक एनवायरनमेंट तबाह हो जाता है। जैसे मैंने बताया, सिटेशंस एको लोकेशन पर डिपेंड करते हैं। जब वो ग्लास टैंक्स में होते हैं तो उनकी सोनार वेव्स खुद उन्हीं पर बाउंस बैक करती हैं। ये उनके लिए कांस्टेंट अकूस्टिक टॉर्चर और सेंसरी डेप्रिवेशन बन जाता है। इस अननेचुरल कन्फाइनमेंट के चलते उन्हें सिवियर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है, जो आगे चलकर स्टीरियोटाइपी यानी रिपेटिटिव एबनॉर्मल बिहेवियर्स और उनके इम्यून सिस्टम के फेल होने का कारण बनता है। आपने कई बार कैप्टिव डॉल्फिन्स के मुड़े हुए या कोलैप्स्ड डॉर्सल फिन्स देखे होंगे। वो नेचुरल नहीं है, वो इस सिवियर स्ट्रेस और कैप्टिविटी इंडस्ट्री की क्रुएल्टी का एक डायरेक्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर है, जिसे ये इंडस्ट्री हमेशा पब्लिक से छुपाती आई है। Now what's really interesting about this slide is this exact statement. Highly intelligent and sensitive, they ought to be seen as non-human persons and should have their own specific rights. It is morally unacceptable to keep them captive for entertainment purposes.
ये ऑब्जर्वेशन किसी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने नहीं, बल्कि भारत सरकार की एक स्टैट्यूटरी बॉडी सेंट्रल जू अथॉरिटी (CZA) ने दिया है। इंडियन लीगल फ्रेमवर्क में एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी द्वारा नॉन ह्यूमन पर्सन टर्म का ऑफिशियली यूज किया जाना एक रेवोल्यूशनरी लीगल प्रेसिडेंट है। ये हमारी फ्रेमवर्क को सिर्फ एनिमल वेलफेयर, जिसका मतलब होता है सिर्फ क्रूअल्टी रोकना, उससे आगे ले जाकर सीधा एनिमल राइट्स यानी उनकी इनहेरेंट लिबर्टी को एक्नॉलेज करने तक ले जाता है। एक गवर्नमेंट अथॉरिटी का ये क्लियरली बोलना कि इंटेलिजेंट स्पीशीज का एंटरटेनमेंट के लिए यूज साइंटिफिकली और मॉरली दोनों तरह से अनएक्सेप्टेबल है, इंडिया की एनवायरमेंटल पॉलिसी का एक मैसिव माइलस्टोन है। अगर हम इसे ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉलिसीज और इंटरनेशनल कन्वेंशंस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इंडिया का ये लैंडमार्क डिसीजन इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के बिल्कुल अलाइंड है। ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम और चिली जैसे प्रोग्रेसिव देशों ने मरीन मैमल्स प्रोटेक्शन की दिशा में पहले ही मजबूत कदम उठाते हुए डॉल्फिन्स की कमर्शियल कैप्टिविटी को पूरी तरह बैन कर दिया था। तो भारत का इस ग्लोबल लीग में शामिल होना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के प्रति हमारे स्ट्रॉन्ग इकोलॉजिकल कमिटमेंट को दिखाता है। हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम वाइल्ड लाइफ को लेकर कितने सीरियस हैं। अब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को समझते हैं। MoIFMC ने बहुत ही स्ट्रिक्ट और बाइंडिंग डायरेक्टिव्स इशू किए हैं। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि उन्हें डॉल्फिनेरियम्स के किसी भी प्रपोजल को स्ट्रिक्टली रिजेक्ट करना होगा, और यह बैन सभी पर अप्लाई होता है, चाहे वो प्रपोजल किसी प्राइवेट एंटरप्राइज का हो या फिर किसी गवर्नमेंट एजेंसी का ही क्यों ना हो। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और वाइल्ड लाइफ गाइडलाइंस के तहत किसी भी सिटेशन स्पीशीज के कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, एग्जीबिशन, उन्हें कैप्चर करने और यहां तक कि इंपोर्ट करने पर कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि कमर्शियल अम्यूजमेंट के लिए सिटेशंस का इंटरनेशनल ट्रेड अब भारत में परमानेंटली ब्लॉक हो चुका है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स आवर डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क। भारत में मरीन कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसे हम WPA कहते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम गैंजेटिक डॉल्फिन यानी प्लैटिनस्टा गैंगेटिका की बात करें, जो बाय द वे पूरी तरह से ब्लाइंड होती है और सिर्फ इको लोकेशन पर सर्वाइव करती है, उसको WPA के शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 का मतलब समझते हैं? एब्सोल्यूट हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। जो लेवल एक टाइगर या एलिफेंट को मिलता है, वही लेवल। ये स्पीशीज IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड भी है और ये हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है। उसी तरह स्नबफिन डॉल्फिन जैसी अदर नेटिव स्पीशीज भी WPA के अंडर फुली प्रोटेक्टेड है। तो MoIFCC के इस नए बैन ने बेसिकली सभी कमर्शियल लूप होल्स को परमानेंटली बंद करके इन एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल लॉज को एक अभेद्य मजबूती दे दी है। लेक्चर खत्म करने से पहले एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल। यदि डॉल्फिन्स को नॉन ह्यूमन पर्सन्स के रूप में मान्यता दी गई है उनके हायर इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स इमोशंस के कारण, तो कैप्टिविटी में मौजूद ऐसे और कौन से अत्यधिक बुद्धिमान जानवर हैं जो इस बॉडीली लिबर्टी, इस स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के हकदार हो सकते हैं? सोचिएगा जरूर। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।